So hello everyone, welcome back. This is Mitesh Bharadwaj and you are watching Crazy, that is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, JEE Advanced and other engineering entrance examinations as well as examinations like NEET, MHT, CET, WBJEE and all the examinations. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चला रखा है जिसके अंदर हमने जो है रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया। हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के दो वीडियोस दो पार्ट्स और कंप्लीट कर लिया। आज हेलो एल्केन हेलो एरीन का ये थर्ड पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करने वाले हैं। क्या बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप मेरे क्रैश कोर्स को फॉलो करिए एंड आई कैन बेट यू कि आपके ऑर्गेनिक के अंदर 40 ऑन 40 आ सकते हैं अगर 40 मार्क्स का ऑर्गेनिक का पेपर आता है तो। ये कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बता रखी है यार कई बार कि अगर आपके पास 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से आपको 25 करना है तो 30 का डिवीजन रहता है। 10 जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं, 10 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं और 10 जो है आपके फिजिकल के होते हैं, राइट। तो इधर से 10 ऑर्गेनिक का मतलब है कि 40 मार्क्स का पेपर ऑर्गेनिक का है। समझ में आई बात। और सॉरी, हाँ यस, अब इसके अंदर आपके पास जो है थोड़े बहुत उसके भी रहते हैं। अगर ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है तो इसमें से आपको 25 क्वेश्चन कोई भी करना है तो आप 10 ऑर्गेनिक के कर लो, 10 इनऑर्गेनिक के कर दो और 5 फिजिकल के कर दो। इसका मतलब 40 ये और 20 ये। ठीक है, तो इधर 40 आउट ऑफ 40 लाना और इधर और इनऑर्गेनिक में 40 आउट ऑफ 40 लाना काफी आसान होता है। फिजिकल में कैलकुलेशन एरर्स हो सकती है लेकिन इनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधा टिक लगाना है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। तो काफी ज्यादा अच्छा है, आप मेरे क्रैश कोर्स को फॉलो करिए। आई कैन बेट यू ये वही नोट्स है जो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे यूज किए और मैंने काफी अच्छी रैंक क्रैक कर रखी है। ये मैंने बहुत बार अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी बता रखा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है यार इनकी फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट में ये क्या होता है, देखो फिजिकल स्टेट के अंदर ये होते हैं इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसेस होते हैं। मतलब जो 3 से 12 कार्बन, जिन कंपाउंड्स के अंदर 3 to 12 कार्बन होंगे वो जनरली लिक्विड होंगे। ठीक है, लेस देन 3 कार्बन वाले जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। लेस देन 3 कार्बन वाले आपके क्या हो जाएंगे? गैस हो जाएगी। ठीक है, 3 to 12 कार्बन वाले आपके जनरली लिक्विड्स और ग्रेटर देन 12 कार्बन वाले आपके जनरली सॉलिड्स होते हैं। अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेता हूं तो ये जो होते हैं लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये काफी ज्यादा सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसका क्या रीजन है आगे देखते हैं। ये देखिए, जो आपके पास एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स देखो पोलर होते हैं। पोलर होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। क्योंकि पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इन कार्बन एंड हेलोजन। कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वो पोलर होते हैं। बिसाइड दे आर पोलर, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसका क्या रीजन है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि बिसाइड दे आर पोलर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? इसका क्या रीजन है? तो आइए इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जो आपके पास RX है, जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आपका RX वाला पार्ट है, राइट। वो जो आपका RX है उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, और वाटर के अंदर क्या है आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब आपका RX H2O से कंबाइन होता है, जब RX H2O से कंबाइन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन के अंदर वो एनर्जी इनसफिशिएंट होती है टू ब्रेक RX एंड HOH बॉन्ड। समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपका RX होता है, जो आपके पास RX होता है बच्चों, उस RX के अंदर आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। ये RX और ये RX, इसके अंदर है आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वाटर के अंदर है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो है इनसफिशिएंट रहती है, जिसकी वजह से आपका जो RX होता है बच्चों वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है बिसाइड बीइंग पोलर। ठीक है, ये देखो मैंने बाय डायग्राम भी समझाने की कोशिश आपको यहाँ पे कर रखी है। डायग्राम के थ्रू मैं क्या समझना चाह रहा हूँ कि ये RX है और ये RX है, राइट। इस RX और RX के बीच में आपके पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, और ये आपके पास HOH और HOH, इनके बीच में आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब ये कंबाइन करेगा तो कुछ ये कंपाउंड बनेगा RX और वाटर।
इससे जो एनर्जी रिलीज होगी इस बॉन्ड के फॉर्मेशन से, वो एनर्जी इनसफिशिएंट होती है आर एक्स के बॉन्ड को ब्रेक करने में और एच बॉन्ड के ब्रेक करने में। तो ये बीच का ये वाला बॉन्ड देखो शो कर रखा है, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। तो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आर एक्स कंबाइन विद वाटर, द एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आर एक्स H2O बॉन्ड इज इनसफिशिएंट टू ब्रेक द आर एक्स बॉन्ड एंड एच हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड बीइंग पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पोलर होने के बावजूद भी वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। उसका रीजन ये है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के अंदर भी आ जाता है, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। डेंसिटी के लिए देखो हम जो है वाटर को बेस मान के इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे? फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर लाइटर देन वाटर बट ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हैवियर देन वाटर। ये आपकी डेंसिटी हो गई। ये देखो वाटर को बेस माना, उसमें से आरआई और आरबीआर जो है वो हैवियर देन वाटर है, और आपके पास आरसीएल और आरएफ जो है वो आपके पास आरसीएल और आरएफ क्या है आपके पास लाइटर देन वाटर। तो एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने एक कंटेनर के अंदर बच्चों पानी ले लिया, एक कंटेनर के अंदर हमने ले लिया वाटर, तो अगर हम कंटेनर के अंदर वाटर लेने के बाद इसके अंदर आर आई आरबीआर आरसीएल आरएफ डालते हैं, तो जो आर आई और आरबीआर है वो तो वाटर से डेंसर हैं, तो वो क्या करते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि आरसीएल और आरएफ जो होते हैं वाटर की सरफेस पे क्या करते हैं, ये तो फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है। और ये जो आर आई आरबीआर वाले जो कंपाउंड है बच्चों, ये आपके क्या करते हैं, ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। व्हाई दे सेटल डाउन? बिकॉज देयर डेंसिटी इज मोर देन वाटर। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। डेंसिटी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली आपको रिमेंबर ही रखना पड़ेगा, बार बार इनको लिखें पढ़ें आपको याद हो जाएगा। तो क्या याद रखना है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर लाइटर देन वाटर बट ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हेवियर देन वाटर, और आपको जो बेस लेना है वो वाटर को लेके चलना है, ठीक है। वाटर के रेस्पेक्ट में इनकी डेंसिटी कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के कुछ स्पेशल से फंडे रहते हैं, वो क्लियर करते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कंपाउंड्स का जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। ब्रांचिंग ये वाला जो फंडा है ये हम यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स, राइट। क्योंकि देखो एक ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक इसी कंपाउंड का आइसोमर है ये। एक तो ये कंपाउंड है एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन का ही आइसोमर है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो ब्रांचिंग बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसके अंदर ब्रांचिंग बढ़ गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखो समझ में आई बात? ये देखो इसके यहाँ पे एक कार्बन की ब्रांच और आ गई और इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है और इसके अंदर कार्बन की एक ब्रांच है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है और ब्रांचिंग सीधी रहती है। अब देखो इस वाले का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और इस वाले का सरफेस एरिया कम होगा, तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है, ये रीजन रहता है, ठीक है। तो जो ब्रांचिंग होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो जो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होते हैं उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवाता है। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वंडरवॉल फोर्सेस के लिए, और उसको लिखते हैं WVF, वंडरवॉल फोर्सेस, WVF इस तरह से लिखते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है WVF के, जो भी आपके वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं, उसके बाद इसके अंदर देखते हैं कि ये जो है ये तीन कंपाउंड दे रखे हैं। एक ये दे रखा है, ठीक है, ये क्लोरीन लगा रखा है, दूसरे में यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, तीसरे में यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है। इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अपन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो जो पहला वाला कंपाउंड है वो ऑर्थो हो जाएगा। पहला वाला जो कंपाउंड है ये ऑर्थो हो जाएगा। दूसरा वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। और तीसरा वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? मेटा। तो जो वंडरवॉल फोर्सेस का ऑर्डर आता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के लिए वो आता है ऑर्थो पैरा मेटा। क्या आता है? ऑर्थो पैरा मेटा। तो देखो ऑर्थो पैरा मेटा का मतलब है आपका ऑर्डर हो जाएगा ए देन सी देन बी। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ये ए सी और बी, ठीक है। क्योंकि ए आपका ऑर्थो है, सी आपका पैरा है,
और बी आपका मेटा है, तो इसका ऑर्डर होता है ओपीएम ऑर्थो पैरा मेटा। ये रीजन भी लिखा हुआ है देखो, वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस, एंड वंडरवॉल फोर्सेस हायर एट ऑर्थो देन पैरा एंड नल एट मेटा। मेटा पे वंडरवॉल फोर्सेस लगते ही नहीं है, बहुत कम लगते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेटा का सबसे कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट के जैसे फंडे पे चलता है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। लेकिन जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के डिसाइड करने के लिए वंडरवॉल फोर्सेस लेने पड़ रहे थे, वैसे ही आपको जो मेल्टिंग पॉइंट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का डिफाइन करना होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी सिमेट्री कैसी है, जिसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये सॉलिड स्टेट के अंदर आप पढ़ोगे, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस है मॉलिक्यूल का, उसके अंदर जो क्रिस्टल लैटिस है मॉलिक्यूल का, उसके अंदर जो है एटम्स लैटिस में किस तरह से अरेंज्ड है, मेल्टिंग पॉइंट उस पे काफी अच्छी तरह से डिपेंड कर जाता है। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स पैकिंग एफिशिएंसी ऑर्डर इज पैरा मेटा ऑर्थो। पैकिंग एफिशिएंसी ऑर्डर होता है पैरा मेटा ऑर्थो। ठीक है, तो इनका किसका जिनका वंडरवॉल फोर्सेस का ऑर्डर आता है वो आता है, वंडरवॉल फोर्सेस का जो इनका ऑर्डर रहता है बच्चों, जो इनका वंडरवॉल फोर्सेस का ऑर्डर रहता है वो तो आपका रहता है ऑर्थो पैरा और मेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो इनका पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर रहता है, पैकिंग एफिशिएंसी का जो ऑर्डर रहता है वो रहता है आपका पैरा मेटा देन ऑर्थो। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये पैकिंग एफिशिएंसी आपको यूज करना है मेल्टिंग पॉइंट के लिए बच्चों, और वंडरवॉल फोर्सेस आपको यूज करने हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है आपका वो होता है पैरामेटा ऑर्थो, एंड पैकिंग एफिशिएंसी के मेल्टिंग पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी के मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी के। ठीक है, ये आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है, इसके अंदर आपको जो है मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, नॉट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपको ये कंपाउंड दे रखे हैं, ए पे आपके पास जो है यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, बी पे वो सेम कंपाउंड, डी पे वो, सी पे वो। ठीक है, वही ऊपर वाले कंपाउंड है। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट की जगह इसमें मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम इसमें देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर मैंने आपको बताया होता है पैरा मेटा देन ऑर्थो। तो देखो पैरा वाला कौन सा है, सी, देन मेटा वाला इज योर बी, एंड ऑर्थो वाला इज योर ए। तो पैरा मेटा ऑर्थो, पैरा ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन ऑर्थो, तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, पैरा मेटा ऑर्थो, दैट इज योर सी देन बी देन ए, पैरा मेटा ऑर्थो। ये आपका पैरा है, ये मेटा है, और ये ऑर्थो है। ओके गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हमने बात कर ली सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनके अंदर हम देखेंगे आपका SN1 रिएक्शन, then your SN2 reaction, then your SNI reaction and all the reactions related to haloalkanes and haloarenes और alkyl halide। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जो है लाइक कर दें, आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और साथ के साथ सब्सक्राइब का बटन होगा उसे प्रेस कर दें, यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन होगा उसे प्रेस कर दे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको अच्छा लगा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आपको जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की रिएक्शन जो है वो मिल रही होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।